अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के हवाले से, जहां पाकिस्तान के नूह दस्तगीर भट्ट ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार बैनुल अक़वामी डेब्यू करते हुए 370 किलोग्राम वजन उठाकर तलाई तमगा हासिल कर लिया है। जनूबी अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर पाकिस्तानी वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 तलाई और 1 कांसी का तमगा हासिल किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट ने जनूबी अफ्रीका के सन सिटी में अपने पहले पावर लिफ्टिंग मुकाबले में 370 किलोग्राम वजन उठाकर पाकिस्तान के पहले पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर तारीख में अपना नाम रोशन किया है। नूह दस्तगीर भट्ट ने पावर लिफ्टिंग मुकाबले में 370 किलोग्राम वजन उठाकर स्क्वाट इवेंट और बेंच प्रेस इवेंट में 210 किलोग्राम वजन उठाकर तलाई तमगे हासिल किए हैं। नूह दस्तगीर भट्ट ओवरऑल में भी गोल्ड मेडल के हकदार करार पाए, जबकि डेडलिफ्ट में कौमी एथलीट ने कांसी का तमगा हासिल किया। कौमी वेट लिफ्टर ने इवेंट में 120 किलोग्राम से ज़ायद की वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि मैंने कॉमनवेल्थ क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो रोकें, लेकिन भट्ट नहीं रुकने वाला। नूह दस्तगीर भट्ट को बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट की कैटेगरी में 2 इजाफी गोल्ड मेडल जीतने और 120 किलोग्राम से ज़ायद की कैटेगरी में मजमूई तौर पर चैंपियनशिप टाइटल जीतने के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। हमारी स्क्रीन पर यह मनाजिर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और नूह के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना, खवातीन को इस बीमारी के बारे में शऊर कैसे दिया जाए। अदाकारा नाजिर जहांगीर ने शोबिस में मुतारिफ कराने का झांसा देकर रकम और गाड़ी लूटी, अदाकार का दावा। और आपको बताएंगे इस वीकेंड पर मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्तान टेस्ट मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 556 रन के जवाब में 823 रन का सामना करना पड़ा। चौथे दिन इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स 267 रन की बढ़तरी के साथ डिक्लेयर की। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक ने शानदार 317 रन बनाए, जबकि जो रूट ने भी 262 रन की इनिंग्स खेली। दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी टीम के लिए बड़ी पार्टनरशिप कायम की, बल्कि कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को जब हम देख रहे हैं तो इंग्लिश बॉलर्स ने उन्हें सख्त मुश्किलात में डाल दिया। पाकिस्तान की ओपनिंग का जो आगाज़ था वही बहुत मायूस कुन रहा, जहां अब्दुल्ला शफीक पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान शान मसूद भी सिर्फ 11 रन ही बना पाए। साबिक कप्तान बाबर आजम की कारकर्दगी जो कि सवालिया निशान है, जिस पर मायूस कुन रही है, और वो सिर्फ 5 रन पर आउट हुए। साइम अयूब ने कुछ उम्मीदें जगाई, लेकिन वो भी 25 रन के बाद आउट हो गए। अब जबकि खेल के चौथे रोज का इख्तिताम हुआ तो पाकिस्तान को इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए 115 रन की अभी भी जरूरत है और उनके पास सिर्फ 4 विकेटें बाकी हैं। ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी इस वक्त हम इंग्लैंड टीम की भी देख रहे हैं। इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं गेस एटिंगसन और ब्राइडन कार्स ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं और ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग बन चुकी है। और आज के खेल में अब संजीदा मेहनत की ज़रूरत हमें यकीनी तौर पर करनी होगी, नहीं तो ये जो पहला टेस्ट मैच है ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। इंग्लैंड ने ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अपनी अपनाई है और जिस तरह से 823 रन उन्होंने बनाए हैं, 556 रन के जवाब में 823 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर दाग दिए। और फिर जब पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग करने आए हैं तो हमने देखा है कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसका क्या हशर हुआ है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की जो हालिया कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा दूसरी इनिंग्स में बुरी रही है। पहली इनिंग्स बहुत बेहतर थी, पाकिस्तानी बैट्समैन का इस तरह से लग रहा था कि कमबैक हो गया है, लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तानी टीम का कि दूसरी इनिंग्स जब भी शुरू होती है तो पाकिस्तानी बल्लेबाज कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। और ये वो तमाम बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की हैं। 3 ऐसे प्लेयर थे, मेन प्लेयर थे जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो में कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी इस हवाले से की जा रही है कि बाहर से जब भी टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही हैं तो उनको मौके फराहम किए जा रहे हैं कि वो नए नए रिकॉर्ड्स पाकिस्तान में आके बना लें। और हो भी इसी तरह से ही रहा है। बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने
बहुत बुरा परफॉर्म किया, किस तरह से वाइट वॉश हुए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ का जब आगाज़ हुआ तो उम्मीद यही की जा रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। विकेट पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि बॉलिंग पिच बना दी गई है और बैटिंग पिच पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड एज को इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी, लेकिन उस होम ग्राउंड एज को हम देख रहे हैं कि जो दूसरी टीमें हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो अब इस टेस्ट में देखना यह है कि पाकिस्तान इस शिकस्त से बच सकता है या नहीं। और स्पेसिफिकली जो बात हो रही है वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के वाले से हो रही है कि टीम के सबसे सीनियर प्लेयर हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर हैं, उसके बावजूद भी बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मैच विनिंग जो इनिंग्स हैं वो हमें बाबर खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, जहां टीम को ज़रूरत है, इंडिविजुअल ये बात की जाती है कि वो अपने रन्स बनाने में लग जाते हैं, लेकिन अभी टीम को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। और हमने देखा कि इस पूरे टेस्ट मैच में दोनों बारियों में बाबर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं हैरी ब्रूक को देख रहे हैं, जो रूट को देख रहे हैं, ज़बरदस्त इनिंग्स, शानदार इनिंग्स खेली गई है। सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत से सवाल हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। कल सोशल मीडिया भरा हुआ था, मीम्स भरा हुआ था, ट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप होम एडवांटेज जब लेने जाते हैं, होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने जाते हैं, आपने बैटिंग पिचेस बना ली। हम जब भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो दूसरी टीम है वो हमसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेती है। देखिए अनवर भाई, ये तो आपको पता है कि इशू रहा है पाकिस्तान टीम का। अगर आप बात करें पाकिस्तान टीम की तो इस टेस्ट मैच से पहले भी जो बांग्लादेश की हार थी उसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी टीम की जो मोराल है, बॉडी लैंग्वेज वो डाउन पहले ही हुई भी थी। अगर मैं इस टेस्ट मैच की बात करूं तो आप सोचे ना कि 500 स्कोर करके भी अगर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, दैट मींस कि आपकी टीम के अंदर मामला ठीक नहीं चल रहा है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर टेस्ट मैचेस की इंग्लैंड की बात करूं, इससे पहले जितने भी 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं जिसमें 500 प्लस स्कोर हुआ, इंग्लैंड ने वो जीते हैं। तीसरा टेस्ट मैच भी अब ऑलमोस्ट वो जीतने वाले हैं। आपका सबसे बड़ा इशू आपके फास्ट बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज का है। आपके फास्ट बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, अब तो कोई वो चीज रही नहीं है कि आप कहें कि जी अपना बॉलर्स के लिए इस विकेट में कुछ नहीं है। उनके बॉलर्स ने भी तो उसकी प्लेस आउट की है ना जी। साफ सी बात एक्सपोज हो रहे हैं आप। अगर मैं बात करूं बॉलर्स के अंदर फटीग लेवल कैरी कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बॉडी क्रिकेट वाली नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की है। मैंने इसलिए इस टेस्ट मैच से पहले भी ये बात की थी कि मुझे समझ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं आती कि जब आपके पास एक प्लेयर मीर हमजा जैसा जिसने 600 प्लस क्रिकेट आउट किया फर्स्ट क्लास में, उस स्क्वाड के अंदर आप उसको आखिर क्यों नहीं रखते? शान आप शहीशाह अफरीदी को टेस्ट क्यों नहीं देते? डर किस चीज का है भाई? पाकिस्तान पहले है, बाद में प्लेयर है, बाद में प्लेयर की बॉलिंग है या प्रेशर है, आप उसको बिठा के आप उसको रख देते मीर हमजा को इंप्रूव करके आप उसको कहते कि भाई आप जाके अपना बॉल करवाएं, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी परफॉर्म करके आपको दिया। आपका सबसे बड़ा इशू ये है। फिर दूसरा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की अगर आप बात करें, आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में सबसे बड़ा इशू है इब्रार। मुझे जहां तक लगता है ठीक है, वो अल्लाह उनको सेहत दे, अपनी जगह जो प्रेशर उन्होंने लिया है उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है, वरना आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बॉलर मौजूद नहीं है। कल एक खबर आई है कि जी जो टॉप परफॉर्मर्स थे डोमेस्टिक के, उनका एक कैंप जो लोगों ने बुलाया स्पिन बॉलर्स का, ताकि उसमें से शायद कोई 1-2 स्पिनर निकाल के अगले टेस्ट मैच में डालेंगे। तो ये हिकमत अमली आपको तब याद आई है कि जब आपकी टीम जो ये जो चीजें सारी उनके ऊपर सोचना पड़ेगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है जब हम बात कर रहे हैं कि पिच दोनों टीमों के लिए एक जैसी ही है, दोनों उसको यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं? इंग्लैंड ने हमने देखा बैटिंग में भी डोमिनेट किया, अब वो बॉलिंग में भी हमें बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनके बॉलर्स की अहलियत बहुत ज्यादा है, हमारे बैटर्स की अहलियत बहुत ज्यादा कम है। मसला है कहाँ पे? सबसे बड़ा जो मसला आपको अगर मैं चले विकेट के ऊपर बहुत से लोगों ने तनकीद भी चीज पे की, जो आप बैट्समैन बॉलर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं बैसबॉल क्रिकेट की बात करूं, एक स्टाइल उनका बैसबॉल क्रिकेट करना, वो एग्रेसिव आपको अप्रोच उनकी नजर भी आई है। मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी थी के अंदर, अगर पूरे बैटिंग ऑर्डर में आप निकाले सिवाय जॉय रूट के, तो आपको ऐसा प्लेयर नजर आता नहीं है कि जो कि डिफेंसिव मोड में या इनिंग्स को बिल्ड करना वो जानता हुआ एग्रेसिव मोड में ही खेलेगा, लेकिन वो रनर बॉल पे खेले। एटलीस्ट उन लोगों ने डॉट डिलीवरीज आप देखो, उनका अपने ऊपर प्रेशर आने दिया ही नहीं है। डॉट डिलीवरीज पे ज्यादा वो गे नहीं, उन्होंने रनर बॉल पे खेला है। जहाँ पर उनको बाउंड्री नजर आई है उन्होंने उस चीज को निकाला, डिस्पैच किया बाउंड्री को। हमारा मसला ये है कि हमारा इतना ज्यादा प्रेशर हमारे प्लेयर्स के ऊपर है। शान रसूल ने पहली की, अब्दुल्ला शरीफ बहुत अच्छी बात है, स्कोर आपको चाहिए था। और भाई मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था, मुझे पता है बहुत से लोग मुझ पर इस चीज पे तनकीद भी करेंगे,
लेकिन आप समझे कि जब आपकी सेकंड इनिंग्स आती है, पाकिस्तान में सेकंड इनिंग्स में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होता रहा पाकिस्तान। सेकंड इनिंग्स होती है जिताती आपको, चाहे वो बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, आपकी परफॉर्मेंस सेकंड इनिंग्स में बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। आपके फास्ट बॉलर्स की बात करूं, आपके फास्ट बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज कल पता लग रहा था। जो शाहीन शाह अगर शाहीन शाह की भी आप वीडियो एनालिसिस निकाल के देख लें और इंग्लिश फास्ट बॉलर की निकाल के देख लें जो उनका फॉलो ऑन है, वहीं से पता लग रहा है कि आपके काफ जोन से वो खिंचे हुए, आप फटीग कैरी कर रहे हो ना। ऑब्वियसली हर एक हीट है, उससे भी आप लड़ रहे हो मुल्तान में। इस्लामाबाद में तो क्योंकि जब आपने खेलना यहाँ पर तो कूल वेदर है, यहाँ रिलैक्स लेंगे। मुल्तान में आपने उस चीज से भी लड़ना है, हीट जो ग्राउंड से निकलती है उससे भी आपके मंजिल से लड़ना है। तो ये चीज सारी आपकी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है यहाँ पर। लेकिन अवैस, अभी फिर इन तमाम चीज़ों का हल आप किस तरह से देख रहे हैं? सीरीज से सीरीज गुजरती जा रही हैं, उस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करती हुए हमें नहीं दिखा रही है। अब ऐसे एक बार फिर से हम करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम की जो फॉर्म की वापसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त करार दी जा रही है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हुई हमें दिखाई देती है। उस तरह की वो इनिंग्स खेलें जिस तरह से हैरी ब्रोक ने खेला है, जो रूट ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, तो देख रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी हैं ये भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कहा यह जा रहा था कि बेन स्टोक्स टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ये एक एज होगा, लेकिन एज कहां पर है अब ये समझ नहीं आ रहा। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसको अब बेहतर किस तरह से करना है, कौन से प्लेयर्स के साथ हमें जाना है, क्योंकि जब हम शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल निकाल कर देख रहे हैं, नसीम शाह के स्पेल निकाल कर देख रहे हैं, तो वो हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें अपने बॉलर्स का भरपूर इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से वैस ने भी कहा कि आपके पास बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं, मीर हमजा को भी खिलाया जा सकता है। शायद अब नए टैलेंट को ट्राई करने का वक्त भी आ गया है। अगर हमारे पुराने खिलाड़ी जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो अगर कोई तब्दीलियां भी आती हैं तो शायद उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब जो तैयारी है वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ही की जा रही है। लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट थी। बांग्लादेश की हार के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बैटर्स ने दोबारा से हमने देखा कि वो हमें सर्वाइव करते हुए दिखाई दिए। अच्छा एक स्कोर किया, लेकिन 556 स्कोर करने के बावजूद भी अभी पाकिस्तानी टीम हमें ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात में भी आज दिखाई दे रही है। और किस तरह से सर्वाइव करेंगे इस टेस्ट मैच को, किस तरह से बचाएंगे, ड्रॉ की तरफ किस तरह से लेकर जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी टीम में कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि अब हमें करनी चाहिए। ख़ास तौर पर बैटिंग लाइनअप अब हमें देखना है, बॉलिंग लाइनअप में भी देखना है कि कौन सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक बार फिर से बात करेंगे मुल्तान टेस्ट मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की हालिया कारकर्दगी देखें तो उस पर भी अफसोस किया जा रहा है। बॉलर्स की तरफ देखते हैं तो वो भी खातिर खा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस वक्त पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की हालिया कारकर्दगी पर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका क्या तजिया है। पहली इनिंग्स में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया पाकिस्तानी टीम ने, 556 रन बनाए और शायद ही कोई ऐसी टीम हो जो इतने रन बनाने के बाद भी अपने आप को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रही है और वो मैच हारने की तरफ जा रहे हैं। और इसके अंदर मीर साहब आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज़ हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। मैं टीम से चाहूंगा कि वो मीर साहब से दोबारा हमें कनेक्ट करवा कर दें। बैटिंग लाइन की बार बार बात की जा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जैसे आते ही अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से बोल्ड हो गए, उसके बाद शान मसूद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। साइम अयूब कंसिस्टेंसी के साथ हम देख रहे हैं कि वो नहीं चल पा रहे हैं और बार बार उन्हें मौका दिया जा रहा है। मौका देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तानी टीम सीरीज़ पर सीरीज़ आ रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब ये सोचने की जरूरत है कि किस किस्म के फैसले उन्हें लेने हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टीम में शामिल करें कि अगर पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं हारती भी है तो स्ट्रगल करके हारें, मेहनत करके हारें या लड़के जरूर हारें। ये जो वन साइडेड हार अब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। उसके बाद जब हम पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ देख रहे हैं तो उनकी जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है वो भी ऐसी दिखाई दे रहा है कि सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट की जो क्रिकेट है उसके लिए भी ये सूटेबल रह गए हैं। तो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है
उसकी तरफ भी आना होगा, पीसीबी को अब इस फैसले को भी सोचना होगा जो चैंपियंस वनडे कप करवाया गया उसकी क्या वजूहात थी, उसकी क्या ज़रूरत थी और उसका क्या फ़ायदा ऐसा हुआ है जो कि आपको इस टेस्ट सीरीज़ में भी नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ भी फ़ायदा पाकिस्तानी टीम को नहीं मिल सका, बॉलर्स अपने मौके का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप देख रहे हैं वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दूसरी इनिंग्स में दिखाई दे रहा है और उन्होंने पाकिस्तानी टीम को काफ़ी मुश्किलात का शिकार भी कर दिया है कि अब हमें किसी ना किसी तरह कोशिश करनी है कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाया जाए, नहीं तो पहाड़ जैसा जो रन का एक पहाड़ 823 रन का बना दिया इंग्लैंड ने, अब उसको बचाना, उसको सेव करना पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी इस वक्त हमें दिखाई दे रही है कि पाकिस्तानी टीम इनिंग्स की शिकस्त से किस तरह से बच सकती है। तो ये बैटिंग लाइनअप में भी तब्दीलियों की ज़रूरत है, बॉलिंग लाइनअप में भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसले ले रहा है, शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा अगर वो मुसलसल परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ में भी उन्हें रेस्ट दिया गया था और कहा यही जा रहा है कि उनका वर्कलोड मैनेज करने की ज़रूरत है। इंजरी के बाद से जो उनकी टेक्निक है उसको शायद दोबारा बेहतर करने की ज़रूरत है, जो स्पीड उनकी चली गई है उसको वापस लाने की ज़रूरत है। पीजे मीर साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया। मीर साहब, मैं चाहूँगा गुफ्तगू को आप कंटिन्यू कीजिएगा। पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दूसरी इनिंग्स में बहुत बुरा एक डाउनफॉल देखा हमने। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं पहले भी इस पे मैंने बात की है। देखो, हमने कंसिस्टेंसी दिखानी है, हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते। ठीक है, हमें बड़ा अच्छा स्टांस मिल गया, अशफाक से मिल गया, शांत कर गया, बट दैट इज नॉट इनफ। मैंने हमेशा कहा है कि जब दो लड़के लंबा स्कोर कर जाते हैं, बाकियों की बैटिंग प्रैक्टिस मैच के अंदर मारी जाती है। क्यों? क्योंकि दो लड़कों ने तो पूरा अपना मैच कर लिया, वेरी गुड। हमेशा आप देखोगे 70-80 जो कर जाता है और जो पीछे फिर उसके बाद आपको बस टाइम नहीं रहता है, तो आप एक मैं समझता हूँ कि एक प्रोबेबली उस मैच से थोड़ा सा आउट होते हो। ये बड़ी फास्ट गेम अब होगी है क्रिकेट। ये क्रिकेट वो नहीं है जो कि पुराने जमाने में आप देखते थे कि ये लोग खेलते जाओ तो फिर चलते जाओ। इट इज अ फास्ट क्रिकेट। क्रिकेट इसको रन करती है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन के टाइम पे आपने खेलना होता है, फिर उसके बाद आपके फाइन्स इतने हो जाते हैं। सो ये क्रिकेट जो है ये बड़ी टेक्निकल हो गई हुई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो इनकंसिस्टेंसीज है इसके ऊपर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हमें एक मोटिवेटर चाहिए, कंटिन्यूड मोटिवेटर चाहिए। या वही लड़के हैं ना जो 100 भी कर जाते हैं, अगली इनिंग में कुछ और कर जाते हैं और हम स्ट्रगल करते हैं। ये क्यों करते हैं? बिकॉज हमने कंसिस्टेंसी पे कभी जोर दिया ही नहीं है। एक कहता है चलो यार उसने 50 कर दिया, मैं जाके अपनी नो, आपको अडेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है। और ये मुल्तान की विकेट तो ऐसी है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। डोसाइल, प्लेसिड, ये विकेट सही है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान की, दे हैव गॉट टू कम टू ग्रिप्स टुगेदर। इनको रीमोटिवेट करो और इंशाल्लाह ये ठीक हो सकते हैं। अगर ये इतना भी कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं, ये मुझे बताओ। ठीक है, लेकिन मीर साहब फिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को देखा जाए, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है हमसे भी कि टेस्ट सीरीज से पहले हम चैंपियंस वनडे कप का इनेकाद कर रहे हैं, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ नहीं जा रहे हैं और जो हमारे बॉलर्स की भी बॉडी लैंग्वेज है वो हम देख रहे हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म की रह गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे बॉलर स्टेल हो गए हैं। आपने शाहीन शाह अफरीदी को देखा, मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाहीन ये अपने आप को रिजुविनेट करेगा, पुश करेगा और बेहतर करेगा, बट आई एम अफ्रेड नो। और मेरी गलती, जब आप सवाल करते हैं सिलेक्शन कमेटी जब हो, उसकी गलती ये होती है कि तुम सेकंड स्ट्रिंग्स तैयार करो। तुम सेकंड स्ट्रिंग क्यों नहीं तैयार करते हो? हम पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को खिलाते हैं नाम के ऊपर, काम के ऊपर नहीं खिलाते। एक बंदे ने 100 कर लिया, उसको 10 मैच दे दिए। मैं तो कहता हूं कि आप विकेट के ऊपर चेंज करते रहो। और दूसरी चीज ये है कि ये जो क्रिकेट के बॉल्स हैं, हमारे बॉल्स एक जमाने में हम रीडर के खेला करते थे, अब रीडर के बॉल नहीं है, कुकाबरा के बॉल है। ऑस्ट्रेलियंस हो गए, दूसरे इंग्लिश हो गए, ये खेलते रहते हैं उनके साथ। हम उस बॉल के साथ वो काम नहीं कर सकते कुकाबरा के साथ जो हम रीडर के साथ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा ये भी एक फैक्टर होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये एक्सक्यूज कोई नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है। आपको बिल्कुल अभी भी मैं कहूंगा कि आप लड़कों को मोटिवेट करो, इनको डिस्करेज मत करो। मीडिया के अंदर हम जितना करते हैं ये वैसे परेशान हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि एक ने अगर 60-70
कर दिया तो वो तो थोड़ा खुश हो जाएगा। तो जिसने नहीं किया हुआ है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। क्यों? इसने तो रन नहीं कि इसको बाहर निकाल। मीर साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त से कह रहे हैं कि मीडिया पर भी बेजा तनकीद हमें इन पर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। बट एशिया कप से हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर मामला जो स्टार्ट हुआ, पाकिस्तानी टीम का एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज, बांग्लादेश के साथ सीरीज, अब इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं, तो शिकस्त के बादल तो मंडला रहे हैं। तो अगर गुफ्तगू भी नहीं करेंगे, इन पर प्रेशर नहीं बनेगा, कौन सी ऐसी मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि हमें हर मैच में, वो T20 हो, वो वनडे हो, वो टेस्ट हो, हमें शाहीन को, हमें नसीम को खिलाना ही खिलाना है। वो फिट हैं, वो नहीं है, वो इन फॉर्म है, नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है? ये आपने एक अच्छा सवाल कर दिया। इसके ऊपर देखें, अगर तो ये अनफिट हैं, इनको हमेशा चाहिए कि ये डिक्लेयर कर दें हम अनफिट हैं, हम नहीं खेल सकते। लेकिन कई लड़के होते हैं थोड़ी सी निगलिंग जी, जो एग्रेवेट हो जाती है आगे जाके। माइक हेंड्रिक्स है, इंग्लैंड का एक प्लेयर है, मर गया है, लेकिन वो ऐसा बॉलर था कि उसको हल्की सी भी हैमस्ट्रिंग होती थी वो कहता था मैं नहीं फिट हूं। तो इसके अंदर आपने अपने साथ भी एक इंसाफ करना है कि अगर आप नहीं है 100% वॉट एवर रीजन, तो मत सिलेक्शन के लिए आ गया हो, क्योंकि तुम फिर पाकिस्तान टीम को एक नुकसान पहुंचाओगे। अब यहाँ तो क्वेश्चन आता है कि लड़के एक तो इस तरह खेल जाते हैं और साथ साथ ये सच नहीं बोलते हैं। अब इनमें स्टेलनेस आ गई है। बांग्लादेश आपने देख लिया, आई मीन दैट वाज शेमफुल जो परफॉर्मेंस दी है। और ये क्यों है? क्योंकि आप जब बोर्ड के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, बोर्ड के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, छोटे छोटे आप उस पर स्टेप्स लेंगे नहीं, इसको करके इस चेयरमैन को लगा दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। वो सिलेक्शन कमेटी अगर सर्टन नहीं है तो लड़का क्या सर्टन होगा, ये मुझे बताएं आप। तो तनकीद है, तनकीद हम करें बराए तामीर, तनकीद बराए तामीर करें ताकि इसकी हो। और ये जो चीज है कि हमारे जो सिलेक्टर्स कई आए हैं, आई एम अफ्रेड यार, इनकी वो जजमेंट है ही नहीं है कि जो के जजमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि अब उसने 100 कर दिया, नहीं जी बड़ी अच्छी सिलेक्ट, ठीक है। ठीक है मीर साहब, अभी फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, जब हम बैटिंग लाइनअप की तरफ भी देख रहे हैं, वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। वहां पर भी जो पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं वो भी हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर बाबर आजम के हवाले से वो फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर एक इतना बड़ा प्लेयर जो कि नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैटर हैं और बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, बट पाकिस्तानी टीम के साथ अभी उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि इतने बड़े बैटर को रेस्ट देना फिर चाहिए कि वापस से अपनी टेक्निक पर काम करके फिर से टीम में आए? बाबर एक वो हर मैच पर जाकर ठीक है मीर साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको गुफ्तगू को कंटिन्यू रख पा रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग कारकर्दगी पर और बैटिंग लाइनअप पर। मीर साहब का तजिया आपने मुलाहिजा किया। पाकिस्तानी टीम के लिए आज भी मुश्किल सिचुएशन, अब देखना ये कि मैच किस तरह से ड्रॉ की तरफ ले जाया जा सकता है। पीजे मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर थी। नाजरीन आगे बढ़ते और अब हम बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के हवाले से। दुनिया भर में कैंसर के फैलाव में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और एक ख़तरनाक हकीकत यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा मुहलिक बीमारी छाती का सरतान है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल छाती के कैंसर की वजह से लाखों ख़वातीन अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं और पाकिस्तान में ये सूरत हाल और भी ज़्यादा तशवीशनाक है। यहाँ ख़वातीन में अमवात की दूसरी बड़ी वजह छाती का सरतान बन चुकी है और इसकी एक बड़ी वजह इस बीमारी से मुतल्लिक आगाही की कमी है और तशख़ीस में ताख़ीर है। पाकिस्तान में छाती के कैंसर के हवाले से आदाद शुमार बहुत ख़तरनाक हैं। माहाना 83,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और उनमें से 40,000 से ज़्यादा ख़वातीन इस बीमारी की नज़र हो जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं क्योंकि वहाँ कदामत पसंदी और पसमानदा सोच की वजह से इस बीमारी पर बात करना मुश्किल है, जिसकी वजह से ख़वातीन बीमारी की अलामात को छुपाती हैं, डॉक्टर से रुजू करने में झिझक महसूस करती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इलाज की सहूलियात का फुकदान भी एक बहुत बड़ा मसला है। देही इलाकों में रहने वाली जो ख़वातीन हैं जहाँ तिब्बी सहूलतें मुयसर नहीं हैं, वहाँ शहरी इलाकों में भी कैंसर की तशख़ीस के लिए मैमोग्राफी जैसे टेस्ट की लागत बहुत ज़्यादा है जो कि गरीब और मुतवस्सत तबके की पहुँच से बाहर है।
यही वजह है कि बहुत सी खवातीन बर वक्त इलाज नहीं करवा पाती और बीमारी शदीद होने पर मौत के मुंह में चली जाती हैं। माहिरीन ये कह रहे हैं कि खवातीन की खुद तशखीसी और बर वक्त तशखीस ही इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन इसके लिए अवामी आगाही और खवातीन की हौसला अफजाई बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी यह है कि खवातीन को यह शऊर दिया जाए कि छाती में किसी भी किस्म की तब्दीली अलामत को नज़रअंदाज ना किया जाए, फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए। आज हम इस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। खातून समाजी रहनुमा को हमने दावत दी है जो खवातीन की सेहत और कैंसर से बचाव के लिए आगाही मुहिम चला रही हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि खवातीन में छाती के सरतान की आगाही कैसे फैलाई जा सकती है और कौन से इकदाम उठाने की हमें ज़रूरत है। एसोसिएट प्रोफेसर FCC डॉक्टर सारा रिजवी जाफरी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या वजूहात हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जो वजूहात हैं वो बताइएगा, और फिर तशखीस को लेकर यहाँ पर क्यों इतना फिर डिले हो जाता है? Anwar, thank you for raising this issue and having us come and represent academia. It's really important because हम जो research करते हैं उससे काफ़ी change आ सकता है। सिर्फ ये थोड़ा सा problem है पाकिस्तान में कि research culture को हम respect भी नहीं करते और फिर आगे भी नहीं लाते। तो it's not that ये अब नई बात है, अब ये पुराना है। काफ़ी researchers आपको ये बता चुके हैं कि social barriers हैं पाकिस्तान में, family penalization है, बल्कि सबसे at risk female adolescents होती हैं। Like an 18-year-old girl who is unmarried and if she feels a lump in her breast, she will be least likely to seek health care. उसको अगर वो मदर को बताएगी तो मदर छुपा देगी कि खुदा न खास्ता इसकी शादी नहीं हो सकेगी, अपने रिलेटिव्स को भी नहीं, इमीडिएट फैमिली को भी नहीं बताएंगे, एंड दे विल ट्राई टू सीक हेल्थ केयर थ्रू अनट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स, which exacerbates the situation, and eventually when she reaches the stage of seeking health care from legitimate providers, it's too late. So एक issue तो ये है non-reportage, second है advanced stage reportage. In fact Pakistan की statistics ये हैं कि breast cancer is either the highest or the second highest cancer found in our society. Again we have black hole data issues, so we're not really sure. Lung और breast cancer सबसे high है, liver cancer भी is there in the equation as well, but again rural data from rural and remote communities is not forthcoming. It's not certain. Now what happens is that we do have a statistic that 89% of the women that are being treated for breast cancer are the ones that get detected at late stage. Now that means that if they're at third or fourth stage, then their recovery is not possible. वैसे breast cancer when it's discovered at first stage is quite manageable. Yeah, it's quite manageable. Apart from the social barriers, I have to mention there are structural issues as well, healthcare issues. If people go to providers, they're not happy, maybe because of the male domination or because of the treatment, cultural competency of doctors, the screening processes which are not very, you know, I don't know how to say. Wide range में नहीं है, availability नहीं है, क्योंकि ये बड़ी problem है। फिर हमारे यहाँ unfortunately टेस्ट करवाने का रुझान भी नहीं है। अच्छा, हम इनको जरा आसान अल्फाज में कर लेते हैं, उर्दू में कर लेते हैं हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि बहुत सी खवातीन आपको देख रही होंगी जिनको इंग्लिश से उतनी आगाही नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले जो वजूहात हैं अगर वही हम लोगों को बताना शुरू कर दें कि उन चीज़ों को हम इग्नोर करें तो फिर ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो सकते हैं। देखिए, कल्चरल अवेयरनेस हो रही है। अभी हमने FC कॉलेज में एक 2 ईयर की इंटरवेंशन कंप्लीट की है जिसके अंदर हम कम्युनिटीज़ में जाके लेडी हेल्थ वर्कर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के साथ, औरतों के साथ बैठते हैं एंड वी टेल देम कि, बट अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इफ़ यू विल अलाउ मी, कि रूरल कम्युनिटीज़ में या रिमोट कम्युनिटीज़ या अर्बन स्लम्स में जो डिसएडवांटेज और इलिटरेट वुमेन हैं उनमें अवेयरनेस अगर हो भी तो उनको एक्सेस, ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट इश्यूज़ होती हैं, एंड दैट्स व्हाट आई मेंट बाय the structural dilemma. And having said that, I'll give my own mother's example. She felt a lump in her underarm, and she was from the higher socio-economic and the literacy and higher literacy background, and yet she felt for 1 year that this is not breast cancer. And so this is the role, and an important, I'll cut the story short, but I'll say that the response from my father was very important. Immediately when we realized it was breast cancer, he went to her and he said that treat it like any other chronic disease,
हम लोग कैंसर के वर्ड से बहुत डरते हैं। बिल्कुल। तो ही सेड कि इसको समझो कि ये हार्ट डिजीज है और हम लड़ेंगे मिलके। सो यू नो, एंड दिस इज व्हाई आई एम हैप्पी दैट यू आर अ मेल जर्नलिस्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस। द रोल ऑफ मेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मर्दों का समझना, क्योंकि हम तो ये देख ही रहे हैं, आप अगर हाथ पकड़ के लेके जाओगे ना अपनी औरतों को और बोलोगे, के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि देही इलाकों में अगर हम बात कर लेते हैं या कुछ ऐसे रिमोट एरियाज भी पाकिस्तान में हैं, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर खवातीन इस पर बात ही नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके जो मर्द हजरात हैं वो उनके साथ ही स्टैंड नहीं करेंगे। एंड द अदर वे टू एक्सेस द मेन एंड द सोशल सपोर्ट, बिकॉज सोशल सपोर्ट इज की ओवर हियर टू चेंज द कल्चर ऑफ रिपोर्टिंग एंड देन ऑल्सो टू पुट प्रेशर ऑन द स्ट्रक्चर, द हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, के वो रिफॉर्म हो जाए। इसकी एक एग्जांपल मैं देना चाह रही थी कि यू नो बाहर सिखाया जाता है कि एक चादर ऊपर डाल के एंड कोई कंसील प्राइवेसी को मेंटेन करके फीमेल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ स्क्रीनिंग हो। जब औरतों को ये दिखता नहीं है तो देन दे डोंट गो टुवर्ड्स स्क्रीनिंग। जी, एंड द वे टू एक्सेस ऑल दिस सोशल सपोर्ट एंड क्रिएट प्रेशर फॉर द स्ट्रक्चर इज थ्रू कम्युनिटी नोटेबल्स, रिलीजियस लीडर्स, हमारे जो एल्डर्स हैं कम्युनिटी में, वो भी खुद बेचारे कैंसर के वर्ड से डरते हैं। और एक लास्ट चीज, लेकिन डॉक्टर साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ बोले, बीमारी तो सारी बीमारियां बीमारी ही है। इस बीमारी से फिर इतना इशू क्यों है मर्दों को? मैं यही बताना चाह रही थी कि एक कल्चरल चेंज हमें लाना पड़ेगा। हमें कैंसर को डायबिटीज और हार्ट डिजीज की तरह ट्रीट करना चाहिए, एंड उसको अब ये भी रिकग्नाइज करना चाहिए कि हम लोगों की थोड़ी सी परसेप्शन होती है कि अब जब मौत लिखी होगी तो आ जाएगी, तो हेल्थ सीकिंग की तरफ नहीं जा। तो हमने अपनी इंटरवेंशन में अभी रिसेंटली एफसी कॉलेज के रिसर्चर्स को मैं क्रेडिट दूंगी, हमने ये एलिमेंट अपने कंटेंट में डाला है कि ये भी एक जहाद है जो अल्लाह चाहता है। वो चाहता है कि आपको बीमारी हो और आप लड़ें। आपकी मौत जब लिखी होगी तो लिखी होगी, मगर ऐसे कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो 20-30 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, वो आप भी हो सकते हैं। ये कल्चरल लिटरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सबको कैंसर होता है, दैट माइट वर्क एज वेल, बट टेलिंग देम दैट कैंसर सर्वाइवर्स, जैसे लोगों को 18 साल पे हार्ट डिजीज भी हो जाती है, दे लिव टिल द एज ऑफ 60, सो टेलिंग देम आपको कैंसर भी 18-19 पे होगा। हमारी ज़्यादातर कौम ये समझती है कि कैंसर मीन्स डेथ, ट्रीटेबल है ही नहीं है, यहाँ पर एक उसको इस तरह से समझा जाता है। अच्छा, बहुत सी ऐसी खवातीन भी हैं जो अभी शायद अभी हमारे जो सोशल मीडिया पर भी क्लिप होगा या मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ देहातों में भी जाएगा, स्क्रीनिंग के लिए कभी भी किसी को कोई चीज़ फील होती है, कोई अलामत फील होती है, सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ रुझान टेस्ट का तब होता है जब मसला बहुत सर से गुजर चुका होता है, उसके बाद टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर पता लगता है कि 3rd या 4th स्टेज अब आ चुकी है। तो सेल्फ डायग्नोसिस किस तरह से खवातीन कर सकती हैं? सेल्फ डायग्नोसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड अगेन फॉर आवर रूरल, रिमोट एंड अर्बन स्लम एरियाज, इज रोज़ नहाएं और नहाते वक्त सेल्फ स्क्रीनिंग करें। ये भी ज़्यादा बताया नहीं जाता, वो कहते हैं कि आप एग्जामिन करो, एग्जामिनेशन बेस्ट होती है नहाते वक्त। तो एंड प्लीज़ नॉट जस्ट द चेस्ट एरिया बट ऑल्सो द अंडर आर्म्स एंड अदर एरियाज। There's no harm in for women also examining their stomach area, because अब वो related हैं cancers, you know, in the abdominal area as well. And if you ever feel anything, immediately approach a legitimate healthcare provider जो आपको screening के लिए भेजेगा, because उसको भी नहीं पता होगा, वो या आपको अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी के लिए भेजेंगे, ब्लड टेस्ट के लिए भेजेंगे, और जब आपके पास वो पेपर्स हाथ में हो कि जी ये डिटेक्ट हो गया है, then आप उसकी तरफ रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरफ। थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्रॉब्लम्स हमें ये भी हो जाती हैं कि हम लोग इलिजिटिमेट या वो हकीम जो हमें सबसे पहले तो यही किया जाता है, उनके पास चले जाते हैं, ये सब ट्राई किया जाता है। कुछ वजूहात भी हैं, उसकी वजूहात ये भी हैं कि टेस्ट बहुत महंगे हैं, मेडिसिन बहुत महंगी हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस अनवार। ये मैं लास्ट चीज़ बोलना चाह रही थी कि कैंसर की एक और बैरियर ये है जो हम लोग कहते हैं सोशल बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर ह्यूज है। तो यूजली जब हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ जाते हैं, हम लोग बोलते हैं 3 डेज हॉस्पिटलाइजेशन को कवर कर लो, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कवर कर लो, वो फैल नहीं जाओ कोरोना के बाद, मगर हम कैंसर मैनेजमेंट को नहीं कवर करते। जैसे ही ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ चला जाएगा तो आप देखेंगे कि कैंसर की हेल्थ सीकिंग अपटेक इंक्रीज हो जाएगी। जब लोगों को पता होगा दे आर सेफ, उनकी ये कॉस्ट कवर्ड है।
और ये ऑब्वियसली ये आहिस्ता आहिस्ता अगर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स सुन रहे हैं, जब आपकी कैंसर की बर्डन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम हो जाएंगी ओवर द लॉन्ग रन। इट माइट टेक 5-10 ईयर्स, मगर ये एक्चुअली अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप ये समझती हैं कि ख़वातीन कैंसर के इलाज में जब हम डॉक्टर से ख़वातीन रुजू करने जाती हैं तो वो बहुत रिलक्टेंट रहती हैं, तो इस मसले का हल जो है वो ख़वातीन डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने में आपको नज़र आ रहा है कि फिर ज़रा ख़वातीन भी कंफर्टेबल होंगी, जो मर्द हजरात हैं वो भी कंफर्टेबल होंगे? थैंक यू फॉर दिस लास्ट अमेजिंग क्वेश्चन। दूसरी कंट्रीज़ इवन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड हैव एक्चुअली कॉम्बैटेड दिस। मैं नहीं जाना चाहूँगी, they've combated it through the general physician primary healthcare sector के डॉक्टर्स आपके पास आ रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए, वो आपसे पूछ रहे हैं एवरी 3 months, एंड ये सिर्फ अबव 45 या अबव रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन नहीं, इवन एडोलेसेंट फीमेल्स, वो एवरी 3 months आ रहे हैं सिंपली लाइक दैट। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर ने डेंटल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं ना, योर जीपी इज कॉलिंग यू एंड चेकिंग ऑन यू, तुम्हारे दांत में वो स्कूल्स में भी घुसे हुए हैं कि प्लीज आपका, ये पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा रिजवी जाफरी साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं मौसम के हवाले से। मुल्क भर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसके बायस उन इलाकों का मौसम सर्द हो रहा है। मानसेरा में बाबूसर टॉप पर होने वाली बर्फबारी के बाद सयाह बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर स्नो फॉलिंग का मजा ले रहे हैं। सफ़ेद बर्फ ने वादी कागान के हुस्न को भी चार चांद लगा दिए हैं और लोग इस वक्त सर्द मौसम के साथ लुत्फानंदोज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। वादी कागान में बारिश और बाबूसर टॉप पर गुज़श्ता रात से सुबह तक वक्फे से बर्फबारी जारी रही है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और सयाहों ने गर्म लिबास भी पहनना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब हम कराची का रुख करते हैं तो वहां पर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाई दे रही है। मौसम बिल्कुल बरक्स है। आइंदा 4 से 5 रोज़ तक कराची का दर्जा हरारत ये कहा जा रहा है कि 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है, विच इज़ अलार्मिंग। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि कराची के मज़ाफ़ात में आज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। ताहम शहर में ज़्यादातर शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलने का भी इम्कान है। सिंध के जो बेशतर मकामात हैं वहाँ पर भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम थरपारकर और जामशोरों में हल्की बारिश की तवक्को है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का ये जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहने का इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये कोई ऐसा उस तरह का सिस्टम नहीं है, वैसे तो कहीं से कोई बारिश की इतला नहीं आई, कोई मेरे ख्याल में आइसोलेटेड सी जैसे आपने बाबूसर टॉप का बताया या फिर दूसरे इलाकों में हल्की फुल्की हुई होगी, और ऐसा कोई ऐसा जिस तरह का कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा कि मुस्तकिल मतलब चलने वाला सिलसिला कोई नहीं है। अभी तो आगे ड्राई वेदर है ज़्यादातर एरियाज़ में। हाँ, जो बिल्कुल शुमाली इलाका जहाँ तक केपी के और इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के इलाके चंद एक वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश है। और जाहिर है कि अब सीज़न ऐसा है कि जब कहीं पर अगर वेस्टर्ली वेव आती है तो ज़्यादा बुलंद बाला आपके पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर कुछ देर के लिए कुछ हल्की सी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा उस तरह का सिस्टम नहीं है कि जो मतलब मुस्तकिल जारी रहे। ठीक है। और दूसरी तरफ आप इस बार सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है या फिर मामूल के मुताबिक रहेगी सर्दी? देखिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अगर ऑन एवरेज बात करें ना तो वो तो आपने शायद फोरकास्ट देखी हो, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कोई ऐसी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर दिखाई देते हैं दिन के भी और रात के भी, और लेकिन इंडिविजुअल जगहों पे हो सकती है और सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे आपके पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ तो अभी से रातें ठंडी होना शुरू हो गई है। स्कर्दू वगैरह में टेम्परेचर सिंगल डिजिट में यानी 4-5 डिग्री तक आ चुका है, और इस तरह से इंडिविजुअली तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की एवरेज बात की जाए अगर तो वो तो मामूल से कुछ ज़्यादा ही है टेम्परेचर। अभी कोई ऐसी मतलब गैर मामूली सर्दी पड़ती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन कराची में मौसम अब किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ सकता है, तो कराची में वेदर की जो तब्दीली है वो कब तक मुमकिन है? कराची में देखिए जो अक्टूबर ना रवायती तौर पर गर्म महीना होता है। मई और जून के बाद तीसरा गर्म महीना अक्टूबर होता है इत्तेफाक से। यहाँ की क्लाइमेट डिफरेंट है दूसरी जगह से। उसकी वजह यह है कि जैसे मानसून ख़त्म होता है और आपकी सी ब्रीज एक तरह से वो हो जाती है, सबसाइड हो जाती है, रिट्रीट हो जाती है, तो उसके बाद फिर
सी ब्रिज खत्म होने के बायस जो है ना विंड कराची के ऊपर जब शुमाल मशरक से या शुमाल मगरब से, जो कि सहराई इलाके हैं उधर शुमाल मगरब में बलूचिस्तान के, और इधर जो है ना थर डेजर्ट, तो वहां से हवा का रुख पिछले 4-5 दिन से है कराची के ऊपर, खासकर दिन के औकात में। तो उसके बायस गर्मी बढ़ रही है, 39 बल्कि 40 तक पहुंच चुका है टेम्परेचर, 40 के करीब करीब पिछले दोनों दिन रहा है, और आज भी 39 के ऊपर जा सकता है। तो अगले 3-4 दिन इसी तरह से गर्मी है कराची में। उसकी एक वजह तो ये है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर यानी 5000-6000 फीट पर एक विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है समझ लें, तो ईस्टर्नली फ्लो है अपर एयर में, और फिर नीचे सरफेस पे अब इंडिया के आसपास जो है ना एक लो प्रेशर एरिया भी बना है समंदर में, तो उसकी वजह से भी विंड्स आगे उसके अंदर सर्कुलेट होती है, तो सी ब्रीज एक तरह से ब्लॉक हुई है। तो अगले 4-5 दिन कराची में गर्मी होगी, और इक्का दुक्का जगहों पे गुज़श्ता दिन भी हुआ कि आंधी वांधी चली और एक आध जगह पे बारिश हो गई, तो आज भी हो सकता है मुज़ाफ़ाती इलाकों में इसी तरह से आंधी फिर चले, क्योंकि हीटिंग की वजह से इसका चांस रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और अहम मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात ने मुल्क की सियासी माहौल को एक नई समत दी है। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद अदालती इस्लाहात और आइनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल था, जिसमें मुल्क के अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया है। इन दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल, जिसमें महंगाई भी है, मुआशी बेहतरी भी है और दीगर अहम कौमी मामलात हैं, इन तमाम इशूज़ पर बात की गई है। खास तौर पर मुल्क में जारी महंगाई की शरह में कमी और मुआशी आशारियों की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ये मुलाकात पंजाब हाउस इस्लामाबाद में हुई, जहां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के साथ उनके वफूद भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शेरी रहमान शामिल थीं। इस मुलाकात में अदालती इस्लाहात के हवाले से आइनी तरमीम और आइनी अदालतों के क़याम पर भी मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में एक ऐसा अदालती निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है जिसमें फ़र्द वाहिद को बेजा इख्तियारात हासिल ना हो और अदालती निज़ाम में शफाफियत और अवामी राय की बालादस्ती हो। नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत का जिक्र करते हुए कहा कि यह मुआहिदा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए संग मील था, जिसकी बदौलत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हुआ। उन्होंने तमाम जमहूरी कुव्वतों को साथ मिलकर एक नए निज़ाम अदल की तश्कील पर जोर दिया ताकि मुल्क में आइनी और जमहूरी बालादस्ती को यकीनी बनाया जा सके। मुलाकात में मुल्क की मुआशी सूरत पर गुफ्तगू की गई, जहाँ दोनों रहनुमाओं ने महंगाई की शरह में कमी, मुआशी इशारियों में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार भी किया और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रिकॉर्ड $8.8 अरब की तरसीलात ज़र पर गुफ्तगू की गई, जो कि मुल्की मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों ने इतफाक़ किया कि मुल्की मुआशी कामयाबियाँ सियासी इत्तेहाद और इत्तफाक़ राय का नतीजा, और आइंदा भी इस इत्तफाक़ को जारी रखना ज़रूरी है ताकि मुआशी इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिल सके। इस मुलाकात के बाद जारी लामिया के मुताबिक नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने आइनी तरामीम पर मुशावरत जारी रखने और इस मामले पर तमाम सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक़ राय पैदा करने पर भी जोर दिया है। शेरी रहमान ने भी तस्दीक किया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी अदालती इस्लाहात और आइनी तरामीम के हवाले से बातचीत जारी है ताकि जल्द अज जल्द इन इस्लाहात पर कौमी इत्तफाक़ राय हासिल किया जा सके। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करते हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुलाकात जो ये की गई है आइनी तरामीम के हवाले से ही है, आपको लगता है कि उसमें कोई अहम पेशरफ भी हो सकती है? मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद अब इसमें कामयाब होता आपको दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले ही एग्री हैं, लेकिन उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और अभी ताज़ा जो सिचुएशन बनी है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात किया है। पहली चीज़ ये कि उन्होंने जजों की जो तैनाती है उसको पार्लियामेंट्री कमीशन के अंडर करने के हवाले से तो वो बिल्कुल एग्री है, और यही हुकूमत भी यही चाहती है। उसके हवाले से वो बिल्कुल तैयार है। दूसरा, वो जो आईनी अदालत का इशू था उसकी जगह वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं कि आईनी बेंच बना दिया जाए आईनी अदालत के बजाय। एक सीनियर तरीन 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हमेशा के लिए जनाब एक ऐसा बेंच हो कि जिसका काम ही जनाब आपकी आईनी और कानूनी इश्यूज को डील करना हो।
और उसको बाकी जो जनाब आम पब्लिक से रेलेवेंट इश्यूज हैं वो बाकी सुप्रीम कोर्ट उसको डील करे और लोगों को इंसाफ फराहम करने के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। दो चीजें तो ये है। तीसरी चीज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक रख दी है कि जितने भी मुल्क के कवानीन है, चाहे वो कानून हो, चाहे वो आईनी तरमीम हो, आइन हो, चाहे वो आर्डिनेंस हो, 3 किस्म के जो कवानीन होते हैं, कानून, आइन और आर्डिनेंस, तीनों जनाब पास होने से पहले इस्लामी नजरियाती कौंसिल में पेश किए जाए और वहां से अगर ये अप्रूवल हो जाती है कि ये खिलाफे इस्लाम, खिलाफे दीन, खिलाफे शरीयत नहीं है, तब उसको जनाब पास किया जाए। ये 3 चीजों के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब एग्री हैं। उसके अलावा बाकी भी जो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो फौरन आपकी 26वीं आईनी तरमीम में नहीं आएंगी। ये आईनी तरमीम का जो सिलसिला है ये आपका 4, 5, 6 माह चलेगा। पहले तो सिर्फ आपकी एक 26वीं तरमीम आएगी जिसमें आईनी अदालत या आईनी बेंच के हवाले से चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा आपके जजों की तैनाती के हवाले से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस तरह के 2-3 इशू सबसे पहले जनाब ये ठीक है। लेकिन चौहान साहब आप किस तरह से देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त देख रहे हैं? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही उन्हें सूट कर रहा है। जब हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो रहनुमा हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के इस वक्त तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसकी वजूहात आप क्या समझते हैं जब वो ये बात करते हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं आ सके? और उसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि KP में वो सीटें नहीं ले सके। उसका शिकवा वो PTI से भी करते हैं कि हमारा मैंडेट PTI ने चोरी किया है। दूसरी तरफ आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से जो मिसकमिटमेंट हो गई, मौलाना फजलुर रहमान से PDM के सरबराह थे, लेकिन जब ये मौजूदा हुकूमत बनी तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। देखो बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जीरक और एक सीजन पॉलिटिशियन है। वो बानी तहरीक इंसाफ की तरह या तहरीक इंसाफ की तरह कोई इमैच्योर और लाउबालिग सियासतदान नहीं है। और मैं ना मानूं कि रंग लगाने वाले हर वक्त अपने आप को सबसे अफजल समझकर किसी दूसरे पॉलिटिशियन से, हुकूमत में हो तो अपोजिशन के साथ, अपोजिशन में हो तो हुकूमत के साथ ना बैठने की गजल पढ़ने के कायल नहीं है। वो हर एक के साथ मिलते हैं और हर पॉलिटिशियन हर एक के साथ मिलता है। आप देखें ना, मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर, मैं कल के उस इशू के ऊपर इन्हें खराजे तहसीन पेश करूंगा कि रियासत और मुल्क के इशू के ऊपर दोनों बैठ गए। सियासतदान वो हो ही नहीं सकता जो अपनी जात, अपनी पार्टी, आवाम और मुल्क, इन 4 इश्यूज के ऊपर अपने मुखालिफ के साथ ना बैठ सके। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब है सियासतदान। उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने जो पिछले 8 महीने तहरीके इंसाफ को अपने घर का रास्ता दिखाकर लाइन बनवाकर कहने जाना है बिलो दे कार के बिल्कुल ऐन मुतरादिफ लाइन बनवा के पूरी PTI की क़यादत को अपने घर में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो चक्कर लगवाए हैं ना, उससे उन्होंने एक फायदा ये हासिल किया है कि पूरी जिंदगी के लिए उन्होंने इनको काड़ा कर दिया है। अब ना बानी तहरीक इंसाफ ता क़यामत इनके खिलाफ कोई नेगेटिव बात कर सकता है, ना कोई असद कैसर और ना कोई ब्रेस्टर गोहर और ना कोई PTI का कोई दूसरा लीडर। एक तो इन्होंने इनका वो जहर निकाल दिया अपने हवाले से कि छुटते थे तो जनाब मौलाना फजलुर रहमान को कोई ना कोई निक नेम, कोई ना कोई गाली, कोई ना कोई दशनाम तराजी जनाब ये पिछले 30 साल से किया करते थे। अब वो ये नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनका मैंडेट किसने चोरी किया है। KPK के अंदर किसने चोरी किया उनका मैंडेट? PTI ने किया है ना, किसी पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने नहीं किया, या MQM ने तो नहीं किया, या IPP ने तो नहीं किया। तो वो बेवकूफ है कि वो उस PTI को जनाब हर हवाले से कामयाब और कामरान करें और अपनी सारी ताकत जो है ना उसके पलड़े में डाल दें। तो वो बड़ा तरीके से चल रहे हैं। वो इनको पुचकार भी रहे हैं, इनको थपकियां भी दे रहे हैं, इनको बुला भी रहे हैं, इनका जहर भी निकाल रहे हैं, इनको खाना भी कर रहे हैं, इनको सारा कुछ कर रहे हैं। करनी उन्होंने अपनी मर्जी है और उनकी मर्जी यही है कि भाईजान PTI को कर्टेल किया जाए और PTI को उसकी औकात के अंदर लाया जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का रियल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ पैगाम इंशाल्लाह उठा चलेंगे। ठीक है, आईनी अदालत के क़याम के हवाले से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। या अदालती इस्लाहात के हवाले से जिस तरह से बात की जा रही है, मैं चाहूँगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की इसमें क्या राय है, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है या आपकी कोई ज़ाती राय है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मौजूद जो मसाइल हैं उसको हल करने में मददगार साबित होगी? अच्छा, आईनी अदालत जो है वो एक तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप अनवार साहब ये सुन लें और आपके पुराने पाकिस्तानी को,
2006 के अंदर मिसाके जमहूरियत जब साइन हुआ, लेकिन चौहान साहब इसको जिस तरह से पेश किया जा रहा है, आप भी समझते हैं कि उस पर कितना शोर उठ रहा है? यार शोर तो उठेगा जब आपके कल्ट ज़दा जजेस, जब आपके नकदा कोका के ऊपर नाचने वाले जजेस, जब आपके आइन को रीराइट करने वाले और आइन को राइट करने वाले जजेस, उनको नजर आएगा कि इसके जरिए से उनके सारे जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो तलपट हो जाएंगे, वो सारे के सारे जनाब नाकाम हो जाएंगे, तो फिर शोर तो मचाएंगे। फिर यहाँ पर जनरल फैज हमीद नेटवर्क के जरिए से पाकिस्तान के मीडिया से लेके, सियासत से लेके, अदालतों से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके, हर जगह पे अदारों से तक, सिक्योरिटी एजेंसीज तक, जब वहां पर पूरा नेटवर्क मौजूद हो जो इन जजेस को सपोर्ट कर रहा हो, तो भाईजान फिर शोर तो मचेगा। लेकिन हमने रियासत को देखना है कि हमने शोर को देखना है? हमने रियासत की सुपरमेसी देखनी है, रियासत की बका देखनी है, कि हमने चंद लोगों की या बेतहाशा लोगों की ख्वाहिशात को देखना है? हमने रियासत को देखना है। 25 करोड़ पाकिस्तानी रियासत को उभरता हुआ देखना चाहते हैं, फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। तो रूल ऑफ लॉ यही है। आप एक चीज बताएं, तकरीबन 55 से 60 हजार केसेस है सुप्रीम कोर्ट में जी, जो लिंगर ऑन है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का असल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो आम पब्लिक को इंसाफ की फराहमी है। जब आम पब्लिक को इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही होगी और हर रोज जनाब हुकूमतें जोड़ने तोड़ने, आइन को लिखने, रीराइट करने, राइट करने और ये मारा मारियों की तरफ जनाब सारा सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो रहेगी, तो फिर क्या करें? और आईनी अदालत दुनिया के बहुत से मुल्कों में मौजूद है, ये भी सुन लें। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये तजर्बा नहीं हो रहा, पर पाकिस्तान के अंदर भी ये जो सोच है ये 2006 से तय हुई है, जिसपे बानी तहरीक इंसाफ के भी साइन है, जिसपे मौलाना फजल रहमान साहब के भी साइन है, जिसपे नवाज शरीफ साहब के भी, बेनजीर भुट्टो साहिबा के भी, उस मिसाके जमहूरियत पे जिसपे आईनी अदालत का सबसे पहले फैसला हुआ था कि पाकिस्तान में आईनी अदालत होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चौहान साहब आप किस तरह से देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ की? जब आप बात कर रहे हैं, एक तरफ हम हुकूमत को देख रहे हैं कि अदालतों की तरफ से भी अब कुछ चैलेंजेस का सामना है, जब आईनी तरमीम की बात की जा रही है, आईनी अदालत के क़याम की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी जो एक टफ टाइम है वो हुकूमत को दिया जा रहा है। पिछले हफ्ते की बात है, हमने देखा कि किस तरह से रावलपिंडी की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, दोनों शहरों को चोक किया गया, इस्लामाबाद को बंद करने की कोशिश की गई है और SCO समिट से पहले ये तमाम चीज़ें की गई हैं। टाइमिंग पर वुज़रा बात करते हमें दिखाई देते हैं कि हमेशा से यही होता है, पाकिस्तान की मुआशरी हालत जहां बेहतर होने लगती है, पाकिस्तान में अगर कोई स्टेट गेस्ट आने वाले हैं किसी अहम मुल्क से, तब इस तरह के मुजाहरे किए जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, जिनमें वज़ीर आला KP भी शामिल हैं, और उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि जिस तरह का रद्दअमल किया गया, जिस तरह से वो गायब हो गए, इदारों पर इल्ज़ाम लगाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत थी उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब एकदम से मंजर आम पर आ जाते हैं और इदारों की साख को भी ख़राब कर देते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई होती है कि किस तरह से एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर गायब हो सकता है, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद वो असम्बली के फ्लोर पर आते हैं, लोगों को एक कहानी सुनाते हैं जो कि हमें किसी ना किसी तरह को फिल्मी कहानी लग रही है कि किस तरह से वो 12 अजला को क्रॉस करके वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचते हैं। तो वो स्टोरी में भी बहुत ज़्यादा झोल है जिस पर उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। तो ऐसा लग रहा है, कहा यह जा रहा है। आपको चौहान साहब इस तमाम तर सिनेरियो में क्या लगता है, क्योंकि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं दोबारा से बता दूं कि जो पिछले हफ्ते हुआ यही कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का तो उन्हें कोई ख्याल नहीं है। इतनी खुली छुट्टी कैसे उन्हें मिल सकती है? एक बार भी नहीं, दूसरी बार हुआ कि वो गायब हो गए, उनकी पार्टी बयानात देती रही, इन्हें अगवा कर लिया गया, इन्हें उठा लिया गया। अब पाकिस्तान के लिए कितनी ये बदनामी का बाइस बना कि पूरी दुनिया में ये खबर गई कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया। जी चौहान साहब, दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। इससे पहले चौहान साहब मिसाके जमहूरियत के हवाले से भी बात कर रहे थे और मिसाके जमहूरियत की जो मौजूदा सियासी तनाजुर में हम अहमियत देख रहे हैं, एक मौसर मुआहिदा भी हमें साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई, इन दोनों रहनुमाओं ने मुआशी बेहतरी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है वो अवाम की सतह पर महंगाई की बात की जा रही है। महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है। बेरोजगारी जैसे मसाइल
अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और मुआशी आशारिया बेहतर होने का अवामी ज़िंदगियों पर जो फौरी असर है वो भी पड़ना चाहिए। अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं तो इन तमाम चीज़ों का इत्तलाक पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उन पर यकीनी तौर पर होना चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो खुसूसी कमेटी के इन कैमरा इजलास पर आईनी तरमीम पर मुशावरत भी की जा रही है। इसमें तमाम सियासी जमातें अब मुत्तफिक हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ये अब देखना है कि जो नवाज शरीफ हैं और बिलावल भुट्टो के दरमियान ये जो मुलाकात हुई है ये मुस्तकबिल में इन दोनों जमातों की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, क्योंकि इस वक्त लीड फ्रॉम द फ्रंट तो ये दोनों जमातें कर रही हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इन दोनों जमातों के दरमियान जो मजीद ताउन है वो कितना बेहतर हो सकता है। जैसे नवाज शरीफ की तरफ से भी कहा गया कि अदल का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें फ़र्द वाहिद को बेजा इख्तियारात नहीं होने चाहिए। तो इस बयान की मौजूदा अदालती और सियासी तनाजुर में क्या अहमियत है, इस पर भी हम बात करें हैं। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से नवाज शरीफ के सियासी तजर्बे की बात की है, उनके विजन की तारीफ़ की है, तो पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ का जो तजर्बा है वो आइंदा सियासी मंजरनामे में क्या अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि उसमें तमाम जमातों का मिल बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। चौहान साहब, सवाल आपने मेरा सुन लिया था, काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। आपने क्या सवाल पूछा था जना? सवाल अली अमीन गंडापुर साहब से मुताल्लिक था, जिस पर मैंने आपसे कहा था कि दूसरी बार ये हुआ कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर गायब हो जाता है। देखें, अली अमीन गंडापुर सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त जनाब चारों तरफ से खेल रहा है, दो तरफ से नहीं खेल रहा। वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों भी खेल रहा है, वो मुल्की एस्टेब्लिशमेंट के हाथ भी जनाब उसने अपने मामलात किए हुए हैं कि मेरी कुर्सी बची रहे। वो बानी तहरीक इंसाफ को भी बेवकूफ़ बना रहा है, बानी तहरीक इंसाफ उसको बेवकूफ़ बना रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं तो इस थ्योरी के हक में हूँ जो जनाब 4-5 तारीख के बाद लॉन्च हुई कि जो ये गायब हुए थे ये बानी तहरीक इंसाफ की ड्यूरी पॉलिसी के मुताबिक गायब हुए थे। बानी तहरीक इंसाफ का एजेंडा ये था कि एक तो SCO की जो मीटिंग थी उसको फ्लॉप करना था और उस मीटिंग को बुनियाद बनाकर ब्लैकमेल करना था रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को, और उसने वो बांग्लादेश की तर्ज पे लीडरलेस मॉब को इस्लामाबाद में लाकर रेंजर्स, फौज, पुलिस, इंतजामिया से टकरा कर वहां पे खूनरेजी बर्पा करनी थी। एजेंडा ये था, प्लानिंग ये थी, हिकमत अमली ये थी कि अली अमीन गंडापुर किसी तरीके से यहाँ पे सारे बंदों को ले आएगा, 4-5-6 हज़ार अफगानी और तालिबान के लोग और फिर KPK के लोग, सारी सरकारी मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल करके यहाँ ला के इनको बिल्कुल आवारा और लीडरलेस छोड़ देगा। ये फिर यहाँ पर आकर ये कल्ट ज़दा और ये दहशत गर्दी के ऊपर, गर्दों के ऊपर मबनी जो मॉब है, मजमा है, ये फिर इस्लामाबाद के अंदर पुलिस फौज से टकराएगा। पुलिस और फौज और रेंजर्स इनको जनाब काउंटर करने के लिए कोई आंसू गैस, कोई शेलिंग, कोई फायरिंग, उसमें कोई बंदे फारिग होंगे, मारे जाएंगे। तब जाके फिर इनका प्लान था कि अब हमारी तहरीक सही उठेगी और बानी तहरीक इंसाफ की आज़ादी के कोई रास्ते निकलेंगे। प्लान ये था। उस प्लान के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 100% उसके ऐन मुताबिक सारा किया, लेकिन बदकिस्मती से, और प्लान ये भी था कि जो 1-1.5 दिन गायब रहेंगे उसमें मजीद वर्कर्स के अंदर, आम पब्लिक के अंदर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को, पाक फौज को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा। तो हमारा चीफ मिनिस्टर अगवा कर लिया, ओ हमारा चीफ मिनिस्टर गायब कर दिया, ओ हमारा चीफ मिनिस्टर जनाब उसको उठा के ले गए। सर ये डर्टी गेम पिछले 3.25 साल से हो रही है इस पाकिस्तान। लेकिन चौहान साहब, इस डर्टी गेम की इजाजत इतनी खुली छूट किस तरह से दे दी गई? कानून जब आपके लिए, मेरे लिए एक है, तो वो किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर के लिए भी वही होना चाहिए। नवाज साहब, बात यह है कि हम और आप बैठ के तजिया करना बहुत आसान है, खबर बयान करना, खबर को जनाब उसके ऊपर राय देना बहुत आसान है। रियासत चलाना, अदारे चलाना, माशरा चलाना, सोसाइटी चलाना, हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अब हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि बानी तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। 3.25 साल से वो लाशों की तलाश में है, 3.25 साल से। 3.25 साल से जब पाकिस्तान में कोई अच्छा वक्त आता है, कोई फाइनेंशियली, कोई सोशली, वो उससे पहले कोई ना कोई इवेंट रख देता है। अब देखें 2014 के अंदर चीनी सदर CPEC का गेम चेंजर जनाब प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, वो लेकर इस खत्ते में आता है तो जनाब आपको धरने याद आ जाते हैं। फिर 25 मई को जनाब आप 2022 को लॉन्ग मार्च अपना पहला तय करते हैं। 26 मई को कतर के अंदर IMF जनाब अपनी मीटिंग रखती है
कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कैसे बचाना है। आप 25 मई को 2022 को जनाब लॉन्ग मार्च रख सकते हैं पाकिस्तान में। फिर जब अमेरिका के अंदर IMF की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होने लगती है पाकिस्तान को कर्जा देने के हवाले से या डिफॉल्ट होने से बचने के हवाले से, आपकी जनाब वहाँ की तंजीम जनाब कनाडा की और अमेरिका की उसके बाहर दफ्तर के जनाब पाकिस्तान बानी तहरीक इंसाफ नहीं तो पाकिस्तान नहीं के कतबे उठा के आप जनाब वहाँ मुजाहरे शुरू कर देते हैं। फिर आप जब SCO की मीटिंग होने लगी है, उस वक्त के जब पाकिस्तान इंतहाई दगरगू मुआशी हालात से निकल कर अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हुआ है और एक इतने 10 ममालिक पाकिस्तान के जनाब मुल्क में वो ममालिक आ रहे हैं कि जो 32% GDP रखते हैं पूरी दुनिया की, जो 40% आबादी रखते हैं पूरी दुनिया की, जो 40% के करीब ट्रेड जनाब रखते हैं पूरी दुनिया की जी। वो जब पाकिस्तान में आ रहे हैं, आप प्री प्लान जनाब वहां पर लॉलेसनेस क्रिएट करने के लिए, माहौल रखने के लिए आप एजिटेशन रख लेते हैं और जब वो एजिटेशन नाकाम होती है तो फिर BLA के जरिए से जनाब चाइनीज को जनाब मरवा दिया जाता है जनाब कराची के अंदर। फिर आज जनाब आपके कोयटा के अंदर जनाब 10 मजदूर मार दिए जाते हैं। फिर आपकी हर किस्म की दहशतगर्दी जनाब। तो ये एक पूरा हमाजहती आलमी साम्राज्य का इंडियन रॉ और इजरायली मोसाद के जरिए से एक प्रोजेक्ट जारी है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसमें सियासी महाज के ऊपर उन्होंने PTI को और बानी तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी वो मंजूर पश्तीन, वो BLA, ये सारे का सारा माहौल बन रहा है, पाकिस्तान की आवाम को नजर आ रहा है। रियासत बड़ी टेक्टफुली इनको डील कर रही है कि इनको मौका ना दे कि ये अपने आप को हद से ज्यादा मजलूम बना लें। अल्लाह पाक के करम से एक लाश नहीं मिली इनको, एक लाश, उल्टा एक जनाब कांस्टेबल की शहादत, पुलिस एहलकार शहीद जरूर हुआ। हाँ, वो शहीद हुआ और उसके कत्ल का मुकदमा भी बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर अली अमीन गंडापुर और की क़यादत के ऊपर आ गया। ठीक है, तो सिचुएशन फिर आप किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बार बार ये ऐलान कर दिया जाता है, आज भी इस हवाले से यही खबर है कि पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है ताकि कोई सियासी इज्तिमा ना हो, कोई धरने ना हो, जलसे मुजाहरे ना हो। इस वक्त इंग्लैंड की टीम है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। थोड़े दिनों में हम देख रहे हैं SCO समिट होने जा रहा है, उस हवाले से बहुत से ममालिक के वज़रा आ रहे हैं, सफ़ीर आ रहे हैं। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम सिक्योरिटी फराहम करने जा रहे हैं, तो ये तमाम ममालिक इन चीज़ों को भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात इस वक्त किस तरह से हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में खड़े होकर जिस तरह से हिंदुस्तानी वजीर खारजा जयशंकर साहब को कहा गया कि आए जी हमारे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमारे लिए बात करें, ये कितना खतरनाक है, ये कितना गलत है। पाकिस्तान अल्लाह पाक के करम से सियासी, माशरती और इक्तसादी, मुआशी, माली इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। ये अल्लाह पाक का करम है और इस पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और खुसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसका जो रोल है मैं समझता हूँ कि वो काबिल सद तहसीन भी है और काबिल सद एहतराम भी है। आज उसी का शख्साना है कि सऊदी अरब का पूरा डेलीगेशन आया है, $2 अरब की सरमायाकारी के माहिदों पे कल साइन हुए हैं। इसी तरीके से SCO के तमाम ममालिक आ रहे हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज नकदा कोका है। ये नकदा कोका के ऊपर जनाब पूरी मुल्क दुश्मन ताकतें पाकिस्तान की आवाम को जो नचा रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए से लोगों की जहनी नेगेटिव आबियारी करके, लोगों को हिप्नोटाइज करके। लेकिन अब मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, पिछले 2-3 महीनों से आपने देखा होगा लोगों की 1% दिलचस्पी नहीं है अब इस नकदा कोका की तहरीक में। वजह आपने देखा, हर चीज फ्लॉप हो गई। इनके 4 इवेंट्स हुए, चारों इवेंट्स में आम पब्लिक की कोई दिलचस्पी नहीं है। वजह उसकी ये है कि आवाम ने अगर इनकी तरफ ज़हन माइल किया था अप्रैल 2022 से लेके 8 फरवरी तक 2024, वो बुनियादी तौर पे महंगाई की वजह से किया था। इन 2 सालों में जो महंगाई हुई, आवाम को नहीं पता कि ये महंगाई भी इसी बानी तहरीक इंसाफ की बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद की जनाब जो नेगेटिव पॉलिसीज थी उसकी बुनियाद पे ही आई थी। लेकिन वो खाते में लिखी गई PDM के, वो खाते में लिखी गई नून लीग के, वो खाते में लिखी गई पीपल्स पार्टी के, वो खाते में लिखी गई मौलाना फजल रहमान के, जिसकी वजह से वो महंगाई का वो गम और गुस्सा था जो लोग इनके साथ चलते थे। अब 8 महीने से 35% से जनाब आपकी 7% पे महंगाई आ गई है, सिंगल डिजिट पे। आपकी जनाब 58 रुपए पेट्रोल सस्ता हो चुका है पिछले 8 महीनों में। अब आपकी महंगाई का कोई खाता नहीं है, तो लोग पागल है कि इन जाहिलों के पीछे उनकी करप्शन को छुपाने के लिए मियाँ बीवी के अपने अपने बच्चे मौज कर रहे हैं। उसके बानी तहरीक इंसाफ और नकदा कोका के तीनों बच्चे जनाब मौज कर रहे हैं जनाब।
इंग्लैंड के अंदर महंगे महंगे जनाब आपके जो आपके प्लाजे हैं और आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां पे जनाब वो जा रहे हैं, जाके शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी जनाब वीडियो ऑडियो और जनाब स्नैप्स बना के वायरल कर रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं, नौजवानों को कहते हैं कि निकल आओ अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों पे, जान देनी पड़ती है तो मेरे लिए जान दो, आपको खून बहाना पड़ता है तो मेरे लिए खून दो। तो भाई किसके लिए दो, किस मकसद के लिए दो, कौन सी आजादी, इस मुल्क में क्या पाबंदी है, मुझे ये बताएं। ये जो कहते हैं ना आजादी, आजादी हकीकी आजादी, किससे आजादी लेना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर जॉब्स पे पाबंदी है? क्या पाकिस्तान में कोई जॉब लेने के लिए फौज से पूछना पड़ता है? क्या पाकिस्तान में रोटी खाने के लिए फौज से पूछना पड़ता है? क्या पाकिस्तान में रोजगार के लिए फौज से पूछना पड़ता है? क्या पाकिस्तान में इज्जत के हसूल के लिए फौज से पूछना पड़ता है? हत्ता कि फौज के अंदर भी जो आपकी भर्ती होती है 100% पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वो भर्ती होते हैं। तो ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? कहो कि यार मेरी आजादी के लिए, कहो कि मेरी करप्शन से पर्दापोशी के लिए, कहो कि मेरी बीवी की करप्शन की पर्दापोशी के लिए, निकल आओ बाहर। लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों ने ठीक ना दिखाया। पिछले 8 माह में इनका कोई जलसा, जुलूस, रैली और स्पेशली जनरल फैज हमीद नेटवर्क है जिसकी वजह से सारे मामला चलते थे। अब जनरल फैज हमीद ने अफगान महाजरीन का जो कमिश्नर था पिछले 7 साल से उसको लगाया हुआ था, वो इनको हर जलसे जुलूस रैली के लिए हजारों अफगानी जनाब दिया करता था। अब वो जिस दिन गिरफ्तार हुआ उससे अगले दिन वो अफगान महाजरीन का कमिश्नर चेंज कर दिया हुकूमत ने। अब इनको वो अफगान महाजरीन भी नहीं मिलते और अफगान जनाब मुजाहिरीन भी नहीं मिलते कि जो जलसे जुलूसों को कामयाब करें। कराची से लेकर खैबर तक इनको हर जलसे जुलूस और रैली में वो महाजरीन के कमिश्नर के सदके इनको अफरादी कुव्वत मिला करती थी। तो लोगों की अब कोई दिलचस्पी नहीं है इनके मामलात में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद हम ये करते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो कोशिशें इस पर की जा रही हैं मुआशी हालात बेहतर करने की, तो ऑन टेबल तमाम जमातों को बैठना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए और उम्मीद भी यही की जा रही है कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न हो। SCO समिट जिस तरह से आ रहा है, बहुत से ऐसे स्टेट गेस्ट हैं जो पाकिस्तान विजिट करने वाले हैं, उस हवाले से तैयारियों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उर्दू, सराइकी और पंजाबी अदब में गहरे नकूश छोड़े हैं। उनकी शायरी, गीत निगारी और अदबी खिदमात की वजह से उन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। हम बात कर रहे हैं मोहतरम मोहम्मद मज़हर नियाज़ी साहब की, जिन्होंने ना सिर्फ 17 किताबें तसनीफ़ की हैं बल्कि पाकिस्तान के कई मारूफ गुलकारों के लिए गीत भी लिखे हैं। अताउल्लाह ईसा खेलवी, नसीबुल्लाह, शफाउल्लाह रोखड़ी और कई नामवर गुलकारों ने उनके लिखे गीतों को अपनी आवाज़ दी है। आज हम उनकी अदबी ज़िंदगी, गीत निगारी और उनकी सोच और फ़िक्र के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको शायरी और गीत निगारी की तरफ माइल किया? तो बचपन से ही शेर अच्छे लगते थे, म्यूज़िक अच्छा लगता था और दोनों की वजह से फिर शेर कहने की सलाहियत तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन बाद में जब जहनी हालत बेहतर हुई, मैच्योरिटी आई, तो उसके बाद शेर कहना शुरू कर दिया। तो म्यूज़िक से भी वाबस्तगी बचपन से ही थी कि बचपन से हम गाने सुनते थे और ऐसे प्रोग्राम भी सुनते थे जिनमें राग रंग वाले वो कानों को अच्छे लगते थे। तो वो मौसीकी जो है वो हमारे अंदर जो है सरायत करती रही, बिलाखिर फिर हम भी इसी फील्ड में आ गए। ठीक है, और जैसे बहुत से मारूफ गुलकारों के लिए आपने लिखाया था, अताउल्लाह ईसा खेलवी हैं जिनको लोग बड़ा पसंद करते हैं, नसीबुल्लाह हैं, शफाउल्लाह रोखड़ी साहब हैं और बहुत से ऐसे गुलकार हैं। इन सब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी लोगों के साथ तो काम बहुत कम हुआ जी, क्योंकि गाहे गाहे ही उनके साथ काम किया, लेकिन लाला के साथ, ईसा खेलवी के साथ काम करने का बाकायदगी से काफ़ी अरसा से मौका मिल रहा है। तकरीबन 30-35 साल से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ। तो उनके साथ जो काम किया है वो तो बड़े खुशगवार लम्हात हैं जो उनके साथ गुजारे हैं। वो बड़ा शायर के साथ उनकी मोहब्बत जो है लाजवाल है। वो शायर को बकअप करते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं और फिर वो उनको इतनी ताज़ीम देते हैं कि वो अच्छा लिखे और फिर वो कहें और फिर वो लोग उसे सुने। और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है जब आपको सिंगर्स की तरफ से मिलता है। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं देखूं, एक अनफॉर्चुनेट बात है सिंगर्स को तो लोग पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जैसे गीत निगार आप हैं, आपने वो बोल लिखे हैं, आपने वो गाने लिखे हैं, उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन ये मुनहसर है उस फनकार पर। आप देखेंगे अगर फनकार बड़े दिल वाला है तो वो तो अपने लिखने वाले की हौसला अफजाई भी करेगा
और उसके बोलों की जो उसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जहाँ से उसको पजीराई मिल रही है, तो शायर को भी थोड़ा सा ना उसका हिस्सा ज़रूर देगा कि यार आपके कलाम की वजह से मुझे ये इतनी इज्जत मिली। बिल्कुल ठीक है। और ये आपको लगता है कि ये होता भी है, इतना होता है या मजीद होना चाहिए? लाला तो ऐसा करता है, और भी कुछ सिंगर हैं वो भी करते हैं, ठीक ये है, बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज़रा दूर रहते हैं शायरों से। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे उर्दू, सराइकी और पंजाबी मुख्तलिफ ज़बानों में लिखा, तो फिर मुख्तलिफ ज़बानों में अबूर किस तरह से हासिल किया? मैं पंजाबी किया हुआ है, उस वजह से दिलचस्पी है पंजाबी ज़ुबान के साथ। सराइकी हमारी वसेबी ज़ुबान है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, तो इन तीनों ज़ुबानों में मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और कोई परेशानी नहीं होती, बड़ा अच्छा तजुर्बा जो है वो हुआ है कि जब आदमी एक ज़ुबान में लिख रहा होता है तो एक ट्रांस में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ये तो नहीं होता कि फौरी तौर पर आप दूसरी ज़ुबान में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी आप उर्दू लिख रहे होते हैं, कभी आप सराइकी लिख रहे होते हैं, कभी आप पंजाबी लिख रहे होते हैं, लेकिन अपनी अपनी ज़ुबानों का टेस्ट है, तो वो हम उसी टेस्ट के अंदर रहते हुए ना सब ज़ुबानों का लुत्फ़ ले रहे होते हैं। ठीक है। और जब शायर या गीत निगार जिस माइंडसेट से लिखता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि सिंगर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, या फिर क्या सिंगर के साथ सिटिंग्स होती हैं, उस आइडिया पर काम किया जाता है? अमूमन ऐसे होता है कि जब मैं चूँकि खुद भी कंपोजिंग करता हूँ, तो गाना भी लिखता हूँ, कंपोजिंग भी करता हूँ, फिर सिंगर को सुनाता हूँ। जो हारमोनियम बजा लेते हैं वो हारमोनियम से उस गाने को निकालने की कोशिश करते हैं। गाने शुरू में तो उनको थोड़ी सी होती है क्योंकि नया गाना होता है, तो कुछ देर के बाद वो उस पर ओवरकम कर लेते हैं, वो उनको याद हो जाता है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और वैसे गुलकारों की ये कोशिश होती है कि शायर ने जो आइडिया दिया है ना, उस पर हूबहू अमल किया जाए, उसको बेहतर करके हाँ वो करते हैं, उसमें सुरों का भी इजाफा करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है भी शायर जो है उसने धुन बनाई है ना, उसकी जो आइडियोलॉजी है ना, उसके मुताबिक उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दें ताकि मजीद भी काम करें। ठीक है। अच्छा, बतौर प्रिंसिपल आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपने तालीमी शोबे में गुजारा है, आपकी जो तालीमी खिदमात हैं उसने आपकी अदबी ज़िंदगी पर कैसे असर डाला? दोनों सूरतों में मैं एक टीचर के तौर पर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं हेड भी रहा हूँ स्कूल का। तो इसी दौरान में चूँकि टीचिंग में टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा, आप छुट्टी के बाद जो है फारिग होते हैं और उसके बाद आप अपना अदबी काम करते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलात होती थी कि सर्विस की वजह से अदबी सफ़र जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मेरे ख्याल में वो उस तरीके से मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था। कहीं जाना होता था, प्रोग्राम में छुट्टी का मसला होता था, फिर एक प्रेशर होता है आदमी के ऊपर सर्विस का, बिल्कुल जी कल ये फलां तरीक़ों में एक दिन और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि छुट्टी का मसला है, आपने आना है, ये है, फिर वहाँ फिर आदमी थोड़ा सा क्लोज होता है। लेकिन दोनों शोबों में मैंने ये देखा है कि दोनों शोबों ने मेरी बड़ी भरपूर जो है वो उसमें मदद की है। तालीमी शोबे की वजह से भी मुझे रिस्पेक्ट मिली है और इस काम की वजह से भी। ठीक है, तो कोई शायरी आज हमारे साथ शेयर करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाह, मैं गज़ल की 2-3 शेर सुना देता हूँ। नजर ऐसी पड़ी मुझ पर, कलंदर हो गया हूँ मैं। नजर ऐसी पड़ी मुझ पर, कलंदर हो गया हूँ मैं। बस एक नमकीन कतरे से समुंदर हो गया हूँ मैं। नजर ऐसी पड़ी मुझ पर, नहीं था घर तो मैं हर घर को अपना घर समझता था। नहीं था घर तो मैं हर घर को अपना घर समझता था। मिला है जब से घर उस दिन से बेघर हो गया हूँ मैं। नजर ऐसी पड़ी मुझ पर। ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, आपने जैसे अभी तक 17 किताबें लिखी हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है। मज़ीद भी अभी कुछ किताबों पर काम चल रहा है? जी हाँ, अभी 3 किताबें जो हैं वो ज़ेर तबाह हैं, और वो एक तो सराइकी में नावल है जो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, एक आबीती है सराइकी में, और एक उर्दू शेरी मजमू है जो पाए तकमील तक पहुंचने वाला है। ठीक है, तो ये फ्यूचर की प्लानिंग साथ साथ चल रही है, आने वाली किताबें हैं। ठीक हो गया। और आपको क्या लगता है आज के दौर की जब हम बात करते हैं, शायरी को देखते हैं या गीत निगारी को देखते हैं, कितनी तब्दील हो चुकी है
और अगर तब्दीलियाँ आई हैं तो वो पॉजिटिव आई हैं या नेगेटिव भी आई हैं? देखिए जी, जब से ये सोशल मीडिया है ना, उसकी वजह से तो एक इनकलाब बरपा हुआ है और बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। हम जिस दौर में काम करते थे वो कैसेट का दौर था, उसके बाद फिर हमें एडजस्ट करना पड़ा इस नई टेक्नोलॉजी के साथ। उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा जो ना टाइम लगा। कुछ लोग एडजस्ट हो गए, यंग जनरेशन होगी, जो ज़्यादा उम्र वाले थे उनको थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन ये है कि इससे अच्छी चीज़ें भी आई हैं और मनफी चीज़ें भी आई हैं। मतलब यह है कि सोशल मीडिया ने एक पॉजिटिव किरदार भी अदा किया और आपके सामने आप तो बैठे हुए हैं, नेगेटिव किरदार भी उसका अपनी जगह मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर शायरी जो है, गीत निगारी, उसमें अपने हालात के मुताबिक तब्दीलियाँ आती रहती हैं और उन तब्दीलियों को आपने गीत निगारी का हिस्सा बनाना है और ये होता रहता है, खुद ब खुद होता है। नई लफ्ज़ियात और उस माहौल में नई चीज़ें आ जाती हैं, तराकीब आ जाती हैं, लफ्ज़ियात आ जाती हैं, तशबीहें वगैरह तब्दील हो जाती हैं, इस्तियारे बदल जाते हैं, मंजरनामा बदल जाता है, तो चेंजेस आती रहती हैं शायरी में। ठीक है। और आजकल के जो शायर हैं, जो हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स बड़े वायरल होते हैं, अजीब व गरीब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो फिर वो जब शायरी की बात करते हैं तो वो एक अदब की झलक उसमें से ज़रूर आनी चाहिए। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सोशल मीडिया है वो तो आप कहीं भी किसी अच्छे स्टाइल के साथ भी शेयर पढ़ेंगे ना, एक बेवजन शेर को बेवजन को भी पढ़ेंगे तो वो हो सकता है लोगों को अच्छा लग जाए, उसकी दाद मिल जाए आपको। अच्छा, वो उसी पर फोकस करते हैं, लेकिन उस शेर की सेहत कैसी है, वो कोई म्यारी है या नहीं है, या वो अदबी म्यारात पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता, ये तो फिर देखने वालों को देखना पड़ेगा भी बहर और वज़न के लिहाज से वो कैसा है, शेर का म्यार कैसा है, उसका मजमून कैसा है, उसकी उड़ान कैसी है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि आम लोग तो ये जज नहीं कर सकते, ये तो ख़ास लोग ही हैं जो अदीब हैं या नक्काद हैं, वही देखेंगे ना। तो हमारे यहाँ वो ऐसा कोई पैमाना नहीं है, लिहाजा ये चल सो चल है, तो वहाँ सोशल मीडिया पर म्यार नहीं है। ठीक है। तो मज़हर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपकी नज़र में जब हम एक कामयाब शायर को देखते हैं या हम एक गीत साज को देखते हैं, सबसे अहम खूबियाँ उसमें क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि उसे अपने काम पर अबूर होना चाहिए, जो शायरी के लवाजमात हैं वो उसे पूरे करने चाहिए, उसे सीखने चाहिए। मसलन इल्म अरूज़ को अच्छी तरह से सीखना चाहिए, इसके बाद उसको बरतने का तरीका, और फिर ये कि साज़ा कराम को पढ़े और उसके बाद मौजूदा शोरा को पढ़े और अपने आप को उस तनासब से या तनाज़ुर में देखे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, फिर मेहनत और कोशिश करे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक शायर जो है वो बेहतर कारकर्दगी का कर सकता है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मज़हर नियाज़ी, शायर गीत निगार, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक दिलचस्प तहकीक के हवाले से, जो कि हम देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में की जाती हैं। डॉल्फिन्स के बारे में रिसर्च है। ये वो मखलूक है जो समंदर में तैरती है, अपने दोस्ताना रवैये और खूबसूरत हंसी की वजह से मशहूर है। हालिया तहकीक से बात सामने आई है कि डॉल्फिन्स भी इंसानों की तरह एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने और गलत फहमियों से बचने के लिए मुस्कुराती हैं। ये रिसर्चेज इसलिए की जाती हैं क्योंकि बहुत से डॉल्फिन शोज भी हम देखते हैं जहां पर इन डॉल्फिन्स को परफॉर्म भी करना होता है। इस हवाले से इन पर रिसर्च की जाती है। ये तहकीक इटली और फ्रांस के माहिरीन की तरफ से की गई है, जिन्होंने डॉल्फिन्स के दरमियान बातचीत और खेलने के तरीकों का मुशाहिदा किया है। उन्होंने 22 डॉल्फिन्स का इंतखाब किया, 11 इटली से थी, 11 फ्रांस से थी, और उनकी हरकत का बारीक बीनी से मुतालिया किया गया। और इस मुताले में देखा गया कि जब डॉल्फिन्स अपने साथियों या इंसानों के साथ खेलती हैं तो वो अपने मुंह को खोलकर मुस्कुराती भी हैं। इस तरह के बहुत से मनाजिर हैं जो हमने पहले भी देखे हैं, क्योंकि बहुत से डॉल्फिन शोज़ जो हैं उनका इनेकाद किया जाता है। मुस्कुराहट उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए एक हिकमत अमली की तरह काम करती है, ताकि गलत फहमियाँ ना पैदा हो सकें। और ये जानकर आपको हैरत होगी कि डॉल्फिन ना सिर्फ अपने साथियों के साथ बल्कि इंसानों के साथ भी इसी तरह से मुस्कुराती हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक सतही अमल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी नफ्सियाती हिकमत अमली भी कारफरमा है कि जब वो एक दूसरे के साथ खेल रही होती हैं तो मुस्कुराहट उन्हें आपस में जुड़ने और एतमाद कायम करने में मदद देती है। लेकिन जब ये डॉल्फिन्स आराम कर रही होती हैं या थक जाती हैं तो फिर उनकी ये मुस्कुराहट भी गायब हो जाती है। तो कितने बारीक बीनी से इन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा किया गया है। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करते हैं, इन पर भी फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ ये इस बात का सबूत है कि इनकी जो मुस्कुराहट का मकसद है ये सिर्फ खुशी का इजहार करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मजबूत रवाबित कायम करना भी है। जिस तरह से इंसानों के साथ ये मुख्तलिफ शोज़ में हमें दिखाई देती हैं, बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पर परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये तहकीक हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसानों की तरह जानवर भी अपने बाहमी ताल्लुकात को संजीदगी से लेते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।